नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, एक सप्ताह की यात्रा के बाद मैं पटना लौटा हूं कल रात को। आज सम्राट चौधरी बंगाल को चले गए, बंगाल में चुनाव प्रचार करने। वह स्टार प्रचारक है। और नीतीश कुमार जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पटना में हैं, वह 2 दिनों के बाद, मतलब दूसरे दिन, कल के बाद दूसरे दिन दिल्ली को जाएंगे। 10 तारीख को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। इसके बाद दिल्ली में मुलाकातें होगी और दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत करीब करीब कंप्लीट है, हम यह कह सकते हैं यहाँ से। क्योंकि बातचीत आजकल नीतीश कुमार तो कर नहीं रहे हैं। बातचीत का जिम्मा ललन सिंह और संजय झा के पास ही है और दोनों का दिल्ली आना जाना, दिल्ली पटना आना जाना बना रहता है। ललन सिंह भी 2-3 दिनों तक पटना में रहकर वापस दिल्ली गए, फिर वह नीतीश कुमार के साथ ही लौटेंगे। और यह कहा जा रहा है कि 14 या 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब नया मुख्यमंत्री कौन, देखिए, जो हम लोग कह रहे हैं बात वहीं तक पहुंची हुई है। और जो जानकारियां हैं, राजनीतिक जानकारियां हैं, आप बार बार कहते हैं कि जो राजनीतिक हालात है उनके मुताबिक, कोई भविष्य वक्ता हम लोग नहीं है, कोई पर्ची नहीं पढ़ते हैं। हाँ, सूत्रों से जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं। तो बात वहीं पहुंची हुई है कि नीतीश कुमार की इच्छा का सम्मान किया जाएगा। नीतीश कुमार हट रहे हैं तो किस कारण हट रहे हैं, बिहार की जनता को पता है कि उनकी सेहत कैसी है। तो सरकार जो भी नई बनेगी उसमें मुख्यमंत्री पर नीतीश कुमार की मुहर होगी। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी कोई पर्ची निकाल देगा और नीतीश कुमार उसे मंजूर कर लेंगे। यदि ऐसी कोई कोशिश हुई तो फिर विरोध भी होगा। और बीजेपी किसी भी सूरत में अभी टकराव नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने यह जो वचन रखा था, ले रखा था कि राज्यसभा के चुनाव में नीतीश कुमार दिल्ली आ जाएंगे और नीतीश कुमार की जो इच्छा होगी उसका सम्मान करते हुए बिहार में नए व्यक्ति को बागडोर सौंप दी जाएगी। और वह नया व्यक्ति नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का ही कोई दूसरा होगा, यह वचन बीजेपी ने कभी नहीं दिया था। जब 43 पर आ गए थे नीतीश कुमार, तब भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने बनाया था, इसलिए बीजेपी से ही नया मुख्यमंत्री। और सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। हमने कल रात को ही पोस्ट किया था कि अब यह करीब करीब कंफर्म है, 90%। अब अंतिम समय में कोई खेला हो जाए तो वह हम लोग बताएंगे। तो देखिए, यह बात भी हुई है जो जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत चल रही है कि जो भी नई सरकार बिहार में बनेगी, अभी आगे 2029 भी है, इस बीच परिसीमन का काम भी होना है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना है। तो महिलाओं का विश्वास नीतीश कुमार के प्रति कितना है यह सभी जानते हैं। तो नीतीश कुमार की छाप, नीतीश की नीतियों की छाप, ऐसा नहीं होगा कि बिहार में कमंडल की सरकार हो जाए। जो नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास की बात करते रहे हैं, सरकार उसी फार्मूले पर। और जो नीतीश कुमार ने बिहार के विकास का मॉडल तय किया है, 7 निश्चय, जिस पर काम चल रहा है, और जो नीतीश कुमार का रोडमैप है, उससे सरकार हटेगी नहीं बल्कि उस दिशा में और भी बढ़ेगी। इसलिए नीतीश कुमार ने भी यह तय किया कि संसद के सत्र के दिनों को छोड़कर वह पटना में ही रहेंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, सरकार का स्वरूप वैसा ही होगा। हाँ, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होगा, मतलब मुख्यमंत्री के जिम्मे होगा। निशान की जिम्मेवारी नीतीश कुमार तय कर दे। वह डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, डिप्टी सीएम बना ले। वह मंत्री बनाना चाहते हैं, मंत्री बना ले। और जो भी जिम्मेवारी देना चाहते हैं, बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है। तो जो सरकार बनने जा रही है वहां नीतीश कुमार की छाप दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सद्भावना से बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। कारण सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य है, कोई टकराव नहीं है। जी जी, जो मुझे पटना पहुंचकर लगा और जो दिल्ली में हमने समझा। आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये हम लोग इसी लाइन पर लगातार इस बात को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस दिन से ये सारा घटनाक्रम चल रहा है उस दिन से हम लोग इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसी लाइन पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्योर पॉलिटिकल लाइन पर। उसमें कोई हंच नहीं है, उसमें कोई अपना राग द्वेष नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। प्योर पॉलिटिकल रीजन से
हम लोग इस बात को एक्सप्लोर कर रहे थे कि नीतीश कुमार हटेंगे तो किस डायरेक्शन में चीजें जाएंगी, उस और पर हम बड़ी लोग बात बात है करेंगे अजीत अभी। जी, चाहे हमारे रिश्ते हो चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, तीनों से ही बराबरी का रिश्ता है। लेकिन बिल्कुल खबर बताना है और यह बताना है आगे कौन है, तो फिर चयन करना होता है और अपने सुधी दर्शकों को बताना होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नीतीश की इच्छा क्या है, हालात कैसे हैं और परिवर्तन किस रूप में दिख रहा है। बिल्कुल, और इस बात को जो भी जितने भी दावेदारों के नाम बताए जा रहे हैं या जो सचमुच के सीरियस कंटेंडर थे, वो जी, भी इस राजनीतिक वास्तविकता को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इससे बिल्कुल। वाकिफ नहीं है, लेकिन अब हम्म, राजनीति है और हर व्यक्ति, हर विधायक जो होता है उसकी मंशा होती है मंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। हर जी, सांसद चाहता है कि मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसका प्रयास कर रहा है। हम्म, लेकिन उसको राजनीतिक वास्तविकता पता होती है, वो अपने तर्क देता है, और पार्टी के आला कमान को भी राजनीतिक वास्तविकता पता होती है। इस पर हम्म, हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन एक इस बात को हम बार बार कहते हैं, हर दिन हम ये चाहते हैं कि लोग बिहार के लोग जाने कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल। तक बिहार में नीतीश कुमार जा रहे हैं तो अब तक सरकार बन जानी चाहिए थी, 5 हम्म, मार्च के बाद ही बन जानी चाहिए थी, 5 मार्च, 10 मार्च, 20 मार्च तक बन जानी चाहिए थी सरकार। और नए फाइनेंशियल ईयर में बिहार के भले का, बिहार के की तरक्की का जो रोड मैप है उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए था। ये हम हम्म, बार बार कहते हैं, ये हमेशा याद दिलाते रहेंगे हम लोग। देखिए 19 सांसदों ने कल शपथ ले ली, तो बिल्कुल। शरद पवार सहित, रामदास अठावले सहित सबने शपथ ले ली। हम्म, ये शपथ पहले भी हो सकती है और बिना शपथ हुए भी इस्तीफा हो सकता है नीतीश कुमार का। जी, इसके बावजूद इस बात को लिंगर ऑन किया गया कि 14 दिन की समय सीमा है, तो 14वें दिन ही इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। तो ये कोई बिल्कुल। 14 दिन की का अपर लिमिट है, आप पहले भी इस्तीफा दे सकते थे, पहले दिन जी, इस्तीफा दे सकते थे जिस दिन चुनेंगे। हम्म, नहीं दिया। उसके बाद अब फिर 10 तारीख को शपथ लेंगे राज्यसभा की, उसके बाद ही रिजाइन करेंगे। ये जरूरी नहीं, आप पहले भी रिजाइन कर सकते हैं, वो भी नहीं किया। तो ये सब चीजें जो है ये बिल्कुल मतलब बिहार के लोगों को ऐसा मान लिया गया है कि भगवान भरोसे चल रहे हैं या बच्चों का खेल है, इस टाइप से हो रहा है। ये नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अब इस बार हो रहा है, हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम हम्म, लोग सवाल उठा सकते हैं इस चीज पर कि ये बिल्कुल। ठीक नहीं हो रहा है। 14 करोड़ जी, लोगों के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। हम्म, मुख्यमंत्री होना चाहिए है, लेम डक सरकार नहीं होनी चाहिए। ज्ञानेश्वर जी, 20 फरवरी से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। हमने जी, आज तक निश्चित नहीं तौर देखा, इतिहास में आज पे, तक नहीं बिल्कुल, देखा है हमने कि आचार संहिता चुनाव की नहीं लगी हुई और 1.5 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। मतलब ये तो बिल्कुल। एकदम मतलब खेल हो गया, बच्चों का खेल हो गया, मजाक हो गया जैसे जी, कि ठीक है नीतीश कुमार की सेहत खराब है, उनको जाना है तो उनकी जगह दूसरा आना है तो आ जाए। हम्म, तो ये तो एक बात एकदम मतलब, अच्छा कारण वही है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम्म, बीजेपी अपनी विक्ट्री लेकर के खुश है। उसकी बिल्कुल। बड़ी विक्ट्री है कि नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं और उसका मुख्यमंत्री बन रहा है। बस ये हम्म, विक्ट्री लेकर के बीजेपी खुश है कि अब हम्म, हमको तो मिल ही रहा है, अब 5 दिन बाद मिले, 10 दिन के बाद मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। न जी, नीतीश कुमार की सेहत पर क्या फर्क पड़ना है। हम लोग कई बार लंबी बातचीत की कि अब 20 साल मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति, 20 दिन और रह लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ेगा। जी, लेकिन रोज के रोज बिहार के की जनता के ऊपर फर्क पड़ रहा है। एक एक दिन, एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है सब प्रशासन के लिहाज से, शासन के लिहाज से। हम्म, खैर वो हम लोग इस बात पर हैमर करते रहेंगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है। अब आइए, ये बात जो होगा आगे, जिस बात को होना है, जो प्योर पॉलिटिकल रीजन हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, अब धीरे हम्म, धीरे लोग पॉलिटिकल रीजन्स पर आ रहे हैं। पहले तो पता नहीं किस विम्स से, किस हवाले से लोग ये बातें कहते थे। और हमको, आपको पता है कि जो सोर्स सोर्स इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई पंचायती पार्टी, अब ना बीजेपी है ना बिल्कुल। जेडीयू, जहां जी, 20 आदमी सोर्स है और 20 आदमी से डिस्कस करके सीएम तय किया जाए। किसी से डिस्कशन हम्म, नहीं है, कुल मिला के 4 या 5 आदमी हैं जिनको पता है कि क्या होना है। और जी, हमारा दावा है कि ज्यादातर लोगों को उन 4-5 लोगों के पास एक्सेस नहीं है। हम्म, इसके बावजूद सब आदमी अपना अपना गेस कर रहा है। और जिस तरह के नाम बताए गए, ज्ञानेश्वर जी, कल हमारे एक मित्र हैं बंगाल चुनाव डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने जैसे जैसे नाम बताए, हमने कहा कि हम्म, फिर आप गिन लीजिए कि 88 एमएलए अब रह गए बीजेपी के, वो सारे दावेदार हैं, उनके सारे एमएलसी दावेदार हैं, उनके सारे एमपी दावेदार हैं, उनके सारे लोग दावेदार हैं, जितने नेता वो सब सीएम पद के दावेदार हैं। तो अब हम्म। उसमें कोई क्या कर सकता है, पॉलिटिकल रीजन देखने का। आपके उसमें तो ने अजीत जी मुझसे 10 लोगों के नाम पूछे थे कि 10 कौन-कौन लोग दावेदार हैं। तो हमको हमने तो हमने जब हम लिस्ट बनानी शुरू की तो हमें लगा कि किसका नाम बताएँ। मैं मैं म बहुत गंभीर रूप से 5 या 7 नाम उन्हें बता पाया था। उन्होंने कहा 10 पूरा कर दीजिए, 10 पूरा कर दीजिए। नहीं, हमने नहीं बता, हमको उन्होंने मैसेज किया, पहले व्हाट्सएप किया, जी। फोन आया, फिर उन्होंने व्हाट्सएप किया। फिर हुँ, आज सवेरे हम लोग एक टेलीविजन शो में साथ के साथ थे,
हम्म, हमने कहा, हमने फिर उनको तमाम लॉजिक्स दिए, फिर उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, फिर 10 क्या छोड़ दिया। हमने कहा कि हमको लिखना होगा 10, 1 से 10 तक हम एक ही नाम लिखेंगे, हम्म, उसके जो हम पॉलिटिकल रीजन से लिखेंगे, बाकी आप तो बिल्कुल। जिस बाकी फिर आप लिख लीजिए, सबका नाम लिख लीजिए भाई, हम्म, आपको सर्वे करना है, बड़ी सर्वे एजेंसी चला रहे हैं और पांचों स्टेट में अच्छा सर्वे कर रहे हैं, तो हमने कहा जी। कि आप कर लीजिए। हम्म, तो इसलिए अब हम लोग क्या उस मामले में किसी स्पेकुलेशन में हम लोग क्यों जाएंगे, हम लोग का काम नहीं जाएंगे। स्पेकुलेशन करना तो है नहीं, तो ये नहीं बिल्कुल। कर सकते हैं हम। आपने जो कहा बिल्कुल डॉटेड लाइन पर आपने बात कही कि जिस लाइन पर बातें आगे बढ़ रही हैं, जेडीयू बीजेपी में सारी चीजें तय हो गई हैं। हम्म, अब कामकाज का फॉर्मूला तय हो रहा है। अब ये तो नहीं कह सकते हम लोग कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना है, जो सीएमपी बनता है आमतौर पर गठबंधन की सरकारों में, तो वो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि बिल्कुल। नीतीश कुमार ने कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से सरकार और नहीं आपने चलाई है। कहा ना अजीत जी की कुछ ही लोगों को पता है। देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, नीतीश कुमार की सेहत सबको पता है, संजय झा, ललन सिंह। इस बस छठे के अलावा सातवें किसको पता है? और कोई सातवां है बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला, तो वे स्वयं भी दावेदार है। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ तो इसलिए इसलिए इतने ही लोगों को, 5, 6, 7 ज्यादा से ज्यादा इतने लोगों को पता है, और जी, यहाँ के टॉप बॉसेज को पता है कि किन किन लोगों को ये बात की जानकारी है, और बात लीक हुई तो आप जानते हैं क्या होता है इस बिल्कुल पार्टी में, बड़े बड़े बिल्कुल। नेताओं का करियर खत्म होते हमने देखा, बात इधर से उधर करने की वजह से, बड़े बड़े हम्म, नेताओं को। तो वो बात इधर से उधर इसलिए नहीं होती है। तमाम लोग, ज्ञानेश्वर जी, हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि मतलब अब बिहार तो फिर भी हम आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहे हैं, दिल्ली में तो राजनीतिक पत्रकारिता समाप्ति हो गई है। जो जी, हरीश खरे ने पिछले साल आउटलुक में लेख लिखा था कि अनमॉर्न्ड डेथ ऑफ पॉलिटिकल जर्नलिज्म, हम्म, उन्होंने कोई श्रद्धांजलि नहीं है, मतलब डेथ हो गई है, और वो भी अनसेरेमोनियसली हुई है, अनमॉर्न डेथ हम्म, ऑफ, कोई रोने वाला नहीं है राजनीतिक पत्रकारिता पर। उन्होंने लिखा कि 21 जुलाई 2025 की रात 9 बजे तक इस देश के किसी पत्रकार को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति के बीच संबंध इतने खराब हो गए हैं कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने जा रहे हैं। बिल्कुल किसी को नहीं बिल्कुल। पता था। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ट्वीट आया, सोशल मीडिया में पोस्ट आई, तब लोगों ने जाना कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप सोचिए कितनी जी, सेक्रेसी होती है, और हम्म, संबंध कितने खराब थे, ये बात की खबरों में पता चला। अगर कोई हम्म, व्यक्ति अगर मॉनिटर कर रहा होता उस बीट को, तो देखता कि बीएमडब्ल्यू से चलने के बजाय उपराष्ट्रपति इनोवा गाड़ी से क्यों चल रहे हैं, और उसको जी, पता चल जाता, वो सारी कहानी पता कर लेता। लेकिन किसी को राजनीतिक पत्रकारिता नहीं करनी है, सब हम्म, सोशल मीडिया में इनका ज्ञान पा करके उनको, और उनका ज्ञान पा करके उनको ट्रांसफर करते रहते हैं, एक दूसरे का ज्ञान सब। तो इसलिए हम्म, ग्राउंड पर जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म है वो समाप्त है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो आदमी लिख रहा है वो नहीं जा, इन 7 लोगों को या 8 लोगों को एक्सेस करने नहीं जाएगा, इनको ना फोन करेगा, ना इनके दरवाजे पर जाएगा कि कुछ बता दीजिए, अपने मन से लोग लिखते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं वो लगभग तय हैं दोनों पार्टियों के बीच में, और कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि नीतीश कुमार का एजेंडा ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इस निश्चित सरकार तौर का, एनडीए की सरकार होगी, और नीतीश कुमार का जो प्रोग्राम है वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम उनका 7 निश्चय पार्ट 3 है। जो पर। 7 निश्चय पार्ट 3 हुआ वो है। और इसके पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी 20 अक्टूबर वाली, जिसमें सोनपुर की 20 फरवरी वाली, जिसमें सोनपुर के एयरपोर्ट का फैसला हुआ था, और उसके पहले जो एक चुनाव के तुरंत बाद एक कैबिनेट हुई थी जिसमें कई एजेंडे पर मुहर लगी थी, जिसमें ये अपने सैटेलाइट सिटीज बसाने और आईटी हब बनाने और सेमीकंडक्टर हब बनाने और इस तरह की तमाम चीजों के जो फैसले हुए थे, उन वो फैसला समझ लीजिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, वो नीतीश बिल्कुल। कुमार की इच्छा है। उस हुँ, इच्छा को पूरा करने के लिए नई सरकार काम करेगी। एक तरह से उनको उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होगा, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि होगी, एक आदर का भाव होगा कि भाई उन्होंने ये तय किया है, हम लोग को ये काम करना है, उनकी आंखों के हुँ, सामने करना है, ताकि वो भी देखे कि वो जिस काम को उन्होंने जहां छोड़ा था वो पूरा हो रहा है। तो ये सद्भाव में बीजेपी अपनी तरफ से सद्भाव में कोई कमी नहीं छोड़ रही है ज्ञानेश्वर जी। और जब इस बात के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी जैसा प्रशासक, जिसको जो एक एक मिनट का इस्तेमाल मतलब करने की बात करते हुँ, भी हैं, उनकी नजरों के सामने 1 डेढ़ महीने से सरकार ठप है, तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति आदर भाव में, ग्रेटिट्यूड में कोई कमी ना आए। ये मैसेज जी, नहीं जाए कि नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी को जबरदस्ती कर रही है। नीतीश कुमार के समर्थकों में ये मैसेज नहीं जाए कि उनको जोर जबरदस्ती करके हटाया जा रहा है। हुँ, अंग्रेजी में एक लाइन हमेशा कहा जाता है कि टेक योर टाइम, तो टेक योर बिल्कुल, टाइम का मामला है। नीतीश कुमार को कह दिया गया कि टेक योर टाइम, आप अपना समय हुँ, लीजिए, जितने समय में आप छोड़ेंगे पद, उतने के बाद ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो नीतीश कुमार अपना टाइम ले रहे हैं, उनके आसपास के लोग अपना टाइम ले रहे हैं, जो भी टाइम ले रहा है उसके पीछे जो भी खेल है, हम लोग वो भी हुँ, डिस्कस कर चुके हैं कि नीतीश जी, कुमार के मन में या उनकी टीम के मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि हम जिसको चाहते हैं उसका सीएम का नाम अनाउंस हो जाए तो हम इस्तीफा करते हैं, ये बिल्कुल, चुन लिया जाए, या कुछ इस तरह की बातें अपना एक कोई कार्ड अपने स्लीव्स में रखना चाहता है हर बढ़िया नेता की, एक कार्ड जो हम अंतिम समय में चलेंगे।
तो वो हो जी, सकता है उन्होंने अपने स्लीप में रखा हो और इसलिए वो पत्ते नहीं खोल रहे हो, अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हो। लेकिन हुँ, अब आपने जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये वो हफ्ता है जिस हफ्ते में सारे बदलाव होने हैं। इस हफ्ते में नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे, वो उस लीग में शामिल हो जाएंगे जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं, उस लीग में शामिल जी, हो जाएंगे शपथ लेते ही वो। एक नया बदलाव ये होगा, फिर वो इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी से, फिर चुनाव होना है जो 14 तारीख को। आप ही का पोस्ट हमने देखा सोशल मीडिया में, 14 तारीख को बड़े नेताओं के पटना जाने का कार्यक्रम हाँ, बन रहा है 14 अभी और वो। 15 भाई ये कार्यक्रम बन रहा है 14 और 15। हाँ और तो आपको हम यह भी बताएँ अजीत जी, जब मैं पटना लौटा कल रात को, जेडीयू के कई विधायकों से हमारी बातचीत। देखिए, यह सवाल तो हम लोग पहले ही करते आ रहे हैं कि किसी विधायक ने कहा कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट जाएँगे तो हम इस्तीफा दे देंगे या उन्हें नहीं हटना चाहिए? हाँ, खुले तौर पे किसी ने नहीं कहा। जब कल रात को मैं पटना आया और आज मैं दिन भर लोगों से बातचीत करता रहा, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया। अब लोगों की दिलचस्पी आगे को लेकर है। नीतीश कुमार दिल्ली गए, मुख्यमंत्री से हट गए, यह सबने मान लिया। ठीक है? कौन बन रहा है सबसे आगे? सम्राट चौधरी है, यह भी माना जा रहा है। मान लिया, अब हाँ सम्राट चौधरी के यहाँ उनकी पहुँच कैसे हो जाए? बिल्कुल। मंत्री कौन-कौन बन रहे हैं जेडीयू से? हैं? कौन-कौन फाइनल कर रहा है? ललन सिंह किसको पसंद कर रहे हैं? संजय झा किसको पसंद कर रहे हैं? और कौन-सी गुटबाजी हो रही है? ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो बन रहा है कि नहीं बन। और कई लोगों की फाइलें भी जानकारी में दी जा रही है कि अरे भाई, उनका इतिहास नहीं पता है। हैं? हाँ, तो उनका जो होता है मंत्रिपरिषद के गठन के पहले जब किसी का काम बिगाड़ना हो तो उनकी फाइल खोल कर रख दीजिए, उनकी फाइल खोल कर रख दीजिए। तो अब लोगों की दिलचस्पी इसे लेकर नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे, सभी मान लीजिए चले गए। अब नया मुख्यमंत्री मंत्री हम बन रहे हैं कि नहीं, ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो तो नहीं बन जा रहा है। इसकी दिलचस्पी है पटना में जीत जी। बिल्कुल, देखिए ये तो एकदम प्रकृति का नियम है और एकदम मनुष्य के व्यवहार में है ये बात। जो हम्म, शमशान में किसी व्यक्ति की का अंतिम संस्कार करते हुए जो वैराग्य का भाव होता है, वो शमशान से निकलते ही समाप्त हो जाता है। हम्म, और उसके बाद व्यक्ति आगे के भोज की तैयारी शुरू कर देता है, और किसी का जवान बेटा मरा हो वहां भी लोग जाकर के कहते हैं कि पूरी नरम नहीं है और मिठाई एक और नहीं बनाया, सब्जी एक और बनवा सकते थे। तो ये हम्म, स्वाभाविक जो है सो इंसान का नेचर है, ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। लोग मतलब चीजों को भूलते हैं पीछे। तो नीतीश कुमार मान लिया, लोगों ने स्वीकार कर लिया कि अब वो जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जा रही है, अब आगे क्या होगा। और हम्म, आपने देखा ही कि कई लोग गए भी, मिले भी, कई लोग सम्राट चौधरी से भी मिले। और ये खबर है कि कई लोग ये दरवाजा वो दरवाजा नॉक कर रहे हैं। हम्म, तो वो करेंगे लोग, सब लोग, क्योंकि वहां 85 लोग हैं। जब कम हम्म, लोग थे तो कम बात थी, अब 85 लोग हैं। और दूसरे ये हम लोग लगातार कह रहे हैं, उनको भी इस बात का अंदाजा है कि लोग रिटायर मतलब पुराने लोग हो सकता है नहीं बनेंगे, इस बार नए लोगों हम्म, को मौका मिलेगा। तो जो बिल्कुल। पिछली बार बनने से रह गए थे, 9 ही मंत्री बने थे अपने कोटे के, नीतीश कुमार ने 4-5 मंत्री नहीं बनाए थे। और हम्म, अब नए मंत्री पूरे बनने हैं, 15-16 मंत्री, तो एक ही बार में 15 मंत्री हो सकता है बने। और कुछ पुराने लोग नहीं रहेंगे। तो ये इस बात को लेकर के जरूर लोगों में एक जिज्ञासा हो गई है कि अब हम बन सकते हैं, कोई नया नए आदमी को मौका मिल सकता है। और एक ये बात कही जा रही है बार बार कि 50 साल की उम्र के आसपास के कुछ लोग, या कम से कम 50% मिनिस्टर ऐसे हो सकते हैं जो 50 साल की उम्र के आसपास हो। जी, तो ये इसलिए कि सम्राट चौधरी के साथ भी जिनका कंफर्ट लेवल हो, जो हुँ, नए लोग हों जिनका कंफर्ट लेवल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो रहे हैं तो उनके साथ हो, और अगर डिप्टी सीएम निशांत कुमार हो रहे हैं तो उनके साथ भी हो। तो ये बिल्कुल। कंफर्ट लेवल बनाना जरूरी है, तभी सरकार। नहीं तो हम लोगों के यहाँ ये एक गाड़ी के दोनों पहिए अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर गाड़ी ऊबड़ खाबड़ चलती रहेगी। ये बड़ी जरूरी है, इफिशियंसी के लिए भी जरूरी है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके लिए भी जरूरी है। ये कई तरह की चीजें होती हैं जिसके लिए पीढ़ीगत परिवर्तन जरूरी होता है। तो ये हुँ, पीढ़ीगत परिवर्तन इस बार होना है, इसलिए ज्यादा भागदौड़ होगी, इसलिए मंत्री बनने की ज्यादा लॉबिंग और होगी। हमने तो एक लेकिन सलाह दी, देखिए जेडीयू के एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही थी, जो यह कन्फ्यूजन बना हुआ है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे और कई लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं बनेंगे, जिद पर अड़े हैं। तो हमने कहा कि यदि निशांत कुमार कुछ भी नहीं बनने जा रहे हैं, तो फिर यह जेडीयू के लिए आत्मघाती फैसला होगा। बिल्कुल नेतृत्व संकट पैदा हो जाएगा और फिर निशांत कुमार आज से ही अपूर्ण रहेंगे। भाई जब आप कुछ बनेंगे ही नहीं तो आपके नेतृत्व को कैसे स्वीकारा जाएगा? कैसे स्वीकारा जाएगा? याद कीजिए नीतीश कुमार 2000 में मुख्यमंत्री बने, 7 दिनों के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं खूंटा गाड़कर बिहार में राजनीति करूंगा, लेकिन बाद में तुरंत एहसास हुआ कि यदि हम बिहार में बिना कुछ बने रह गए तो लोग भूल जाएंगे
वह अपने पुराने वायदे को तोड़कर दिल्ली गए, केंद्र में मंत्री बने। उसे भी याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई थी तो उन्होंने कहा था कि अब मेरा इस पद के प्रति कोई लालसा नहीं रहा, लेकिन उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री क्या होता है। तो यदि निशांत कुमार कुछ भी नहीं बन रहे हैं तो यह जेडीयू के लिए आत्मघाती होगा। बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा ज्ञानेश्वर जी। हम लोग कल 2 दिन पहले इस बारे में बात किए थे कि अगर वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, जी, कोई दूसरा उप मुख्यमंत्री बनता है, तब भी समस्या होगी। हम तो इतनी इस बिल्कुल। बारीकी तक हम लोग गए थे कि हुँ, जो डिप्टी सीएम होगा, फिर वो एक अलग पावर सेंटर होगा। हुँ, निशांत थोड़े समय के लिए पावर सेंटर रहेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, तभी उनके यहाँ लोग आएंगे। लेकिन तब उनके यहाँ तमाम ऐसे लोग आएंगे जो इस उस सिस्टम से नाराज होंगे, वो अपनी शिकायतें लेकर के आएंगे, वो कुछ बिल्कुल। वैल्यू एडिशन करने नहीं आएंगे। हुँ, जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे ज्ञानेश्वर जी, और हम लोग दिल्ली आ गए थे, तो सोनिया गांधी एक पावर सेंटर थी, सब आदमी सिर्फ शिकायत लेकर के जाता था। सोनिया हुँ, गांधी से किसी को कुछ हासिल नहीं होना था, लोग जी, शिकायतें लेकर के उनके पास जाते थे, कुछ हासिल नहीं हुँ, होना था। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे नरसिंह राव, और प्रधानमंत्री भी थे। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, फिर भी वो पूरी पूरी ताकत उनके हाथ में थी, और कुछ हुँ, नहीं कर पाती थी सोनिया गांधी। पार्टी तोड़ करके 3 लोगों ने, बड़े नेताओं ने पार्टी तोड़ी। आपको ध्यान होगा, नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस तिवारी बनी थी, नारायण दत्त बिल्कुल। तिवारी, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए, शीला दीक्षित, और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हुँ, किसी को कुछ भी जी, हासिल नहीं। तो हुँ, ये आप पावर सेंटर, पावर आपके पास होना, आपका पावर सेंटर होना सबसे जरूरी चीज होता है। आप किसी भी पार्टी के या किसी भी प्रदेश की राजनीति में एक पावर सेंटर तभी रहेंगे जब आपके पास पावर हो। लोग क्या निश्चित तौर एक्सपेक्ट करेंगे? अगर अगर निशांत कुछ नहीं बनेंगे तो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उनके पास आएंगे तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि फोन उठा करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हड़का दें, तो क्या वो कर पाएंगे हुँ, ऐसा? नहीं और कर करेंगे तो पाएँगे। वो कौन सुनेगा? नहीं कर पाएंगे वो। तो इसलिए ये, जब आप पावर में खुद रहेंगे, हमने कई मिसालें हम पहले भी दिए हुए, कैसे देखते हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हो गए भाजपा के सरकार में, और उनके दादा जिंदा थे, ओम प्रकाश चौटाला जिंदा थे, अभय चौटाला जिंदा थे, उनके चाचा, किसी की कोई वक्त नहीं रही। जिसको जी, जाना है वो उसके पास जाएगा जो पद पर बैठा हुआ है। हुँ, इसलिए इस बात को एकदम समझ लेना चाहिए कि पार्टी बचानी है। अभी अभी निशांत के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है 3-4 साल तक की सरकार कैसे चलेगी। एनडीए की सरकार चल लेगी, सरकार हुँ, तो कोई नहीं आएगा तब भी चला लेगी भारतीय जनता पार्टी। उसके पास इस तरह का मैकेनिज्म है कि वो सरकार चला लेगी, हुँ, अपना एक अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी, और जितना बहुमत है उतने में चला लेगी। असली असली सवाल यह है कि जेडीयू कैसे बचेगी। बिल्कुल। जेडीयू को बचाने के लिए जरूरी है कि पावर आपके हाथ में रहे, आप अपने वर्कर्स को इंपावर्ड करें, अपने मिनिस्टर्स को, अपने एमएलए को इंपावर्ड करें, अपना वोट आधार बचाए रखें। हुँ, अभी आजकल हर जाति अपना पावर स्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी खोजती है। एक सोचिए निश्चित तौर कैसी कैसी स्थिति थी, हम दोनों चर्चा किए थे, हम पटना में थे उस समय जब कृष्ण कुमार मंटू ने कुर्मी चेतना रैली की थी जी, गांधी मैदान, नीतीश कुमार के बिल्कुल। रहते हुए, और ये लगा हुँ, कि एक कुर्मी राजनीति का नया पावर सेंटर इमर्ज हो रहा है। हुँ, तो अब बिल्कुल। अगर अगर वो कास्ट जो है, वो जाति तो पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह खोजेगी ना। अगर कोई और कुर्मी बीजेपी ने सुनील मुख्यमंत्री कुमार को नहीं होता मंत्री है तो बना क्या दिया था। होगा? बीजेपी ने डॉक्टर सुनील कुमार को, जो नालंदा से आते हैं, बिल्कुल। नालंदा के, हाँ, बिहार से जीते हुए विधायक हम्म, हैं, बीजेपी के हैं, जाति से कुशवाहा हैं, उन्हें मंत्री बना दिया था, और कृष्ण कुमार मंटू को भी हम्म, बना दिया था। तो हम लोगों ने बिल्कुल। सबसे पहले टिप्पणी की थी कि देखिए, नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि नालंदा का मतलब नीतीश कुमार और श्रवण कुमार होते थे, बिल्कुल। और सुनील कुमार भी मंत्री बना दिए गए, उधर कृष्ण कुमार मंटू को बना दिया गया। लेकिन जब नीतीश कुमार फिर से लय में आए तो फिर ये दोनों किनारे हुए। हाँ, तो इसलिए आपको बनना होगा, नहीं तो फिर वही तो मतलब नीतीश कुमार ने जो कर दिया वो निशान तो नहीं कर सकेंगे ना। वो तभी बिल्कुल। कर सकेंगे जब उनके पास पावर हो, और उस जी। पावर का इस्तेमाल करें, वो अपनी पार्टी को भी, मतलब उस पावर में रहते हुए पावर का मिसयूज हुँ, नहीं करें, लेकिन पावर में रहते हुए अपने अपने जो अपना पॉलिटिकल वर्कर्स है उसको इंपावर करने के लिए, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, जो कास्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको इंपावर करने के लिए काम करें। और ये हुँ, तभी होगा जब वो पद पर रहेंगे, पावर में रहेंगे, और पावर सेंटर की तरह काम करेंगे। तो ये उनको, उनके लिए जरूरी है कि वो बने, मंत्री नहीं। ये नहीं हो सकता कि वो मंत्री बने और दूसरा उप मुख्यमंत्री बने, तो जो दूसरा उप मुख्यमंत्री बनेगा वो पावर सेंटर होगा। फिर बिल्कुल। नया पावर सेंटर, कुर्मी पॉलिटिक्स में भी नया पावर सेंटर इमर्ज होने से निशांत नहीं रोक पाएंगे। हुँ, तो इसलिए ये समस्या इसलिए है, उनको उप मुख्यमंत्री बनना होगा, सरकार में बने रहना होगा, पार्टी चलाने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए। ये तो बहुत ही जरूरी है जो उनको करना होगा, और इस बात पर भी अमल करना होगा। ज्ञानेश्वर जी, हम लोग लगातार दोहरा रहे हैं कि पुराने लोगों को हटाइए, पुराने लोगों को आप मार्गदर्शक मंडल में डालिए। नरेंद्र मोदी कोई ऐसे नहीं थे कि सिर्फ सिर्फ पुराने लोगों से उनकी कोई दुश्मनी थी, कोई दुश्मनी हुँ, नहीं थी, सबके प्रति बहुत सम्मान था। लेकिन उनको पता था कि क्या समस्या आ सकती है। भोजपुरी में हम बिल्कुल। लोग के यहाँ कहावत है ज्ञानेश्वर जी, आपने भी सुना होगा कि लइका मालिक बूढ़ देवान, अब मामला हुँ, बिगड़े साँझ बिहान।
मतलब मालिक न जवान हो और दीवान मतलब उसका मंत्री बूढ़ा हो तो मामला सुबह शाम बिगड़ता है। बिल्कुल। तो अगर अगर 51-50 अगर 50 साल से या उससे कम के हैं निशांत, अगर उनको मालिक बनाया जा रहा है तो उनके साथ उनके हम उम्र लोग या उनसे आसपास की उम्र के लोग ही उनकी टीम में होने चाहिए। एक जी। आध अपवाद के लिए किसी को रखिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा पीढ़ीगत परिवर्तन जनता दल यू को अपनी राजनीति में करना होगा, मंत्रिमंडल में भी करना होगा और पार्टी में भी करना होगा। हम लोग पार्टी का डिस्कस कर चुके हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके हमको साथ नए लोगों की एक व्यावहारिक टीम आपको बननी बताएं चाहिए। अजीत जी, व्यावहारिक बताएं, मैं 32 वर्ष की उम्र में, 31 वर्ष की उम्र में मैं दैनिक जागरण का संपादक हो गया और मुझे रांची भेजा गया। रांची में ब्यूरो प्रभारी देवेंद्र सिंह आज अखबार में हमसे बहुत ही वरिष्ठ थे। बिल्कुल। हाँ, मैं उन्हें देवेंद्र भैया ही कहा करता था सभी के सामने और उतना ही आदर दिया करता था। जब मैं चार्ज लेने गया तो जागरण के मालिकान ने देवेंद्र सिंह को बुलाया और मुझे बैठाया गया कि जब आप ऑफिस में होंगे तो आप देवेंद्र जी कहेंगे, सभी के सामने भैया नहीं कहेंगे, सभी के सामने भैया नहीं करेंगे, मतलब डिकोरम मेंटेन होना चाहिए। तो निशान के साथ आपको ऐसी टीम देनी होगी जो निशान के मन के हिसाब से काम कर सके और जो दूसरे वरिष्ठ हैं उन्हें भी समझाना होगा कि आप सभी के सामने उसे तुम ताम करना बंद कर दीजिए कि तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको ये नहीं आता है, तुमको वो नहीं आता है। ये प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा, यह जरूरी होगा। देखिए ना कितने कितने स्पष्ट शब्दों में, रिटर्न तो नहीं था लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कितने स्पष्ट शब्दों में सारे नेताओं को कहा कि नितिन जी या नितिन नवीन जी को अध्यक्ष कहना है, नितिन नवीन जी जी। या अध्यक्ष जी, ये कहना है। और ये बजावता एक एक व्यक्ति के पास ये मैसेज हुआ कि आप उनके तो आपके बच्चे रहे होंगे, अभी भी आप घर में उनसे मिलिए तो आप अपने उनके गार्जियन की तरह व्यवहार करिए, पब्लिक में नहीं करना होगा। तो ये निशांत कुमार के साथ ये मैसेज करना होगा जेडीयू के तमाम लोगों को कि आप इनके साथ किस तरह से व्यवहार करिए। नरेंद्र मोदी ने तो कहा ना, नितिन नवीन का स्वागत जब हुआ तो बॉस नरेंद्र कहा मोदी ने ना क्या कि कहा? हमारे भी बॉस, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमारे भी बॉस हैं, नितिन बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन हमारे भी बॉस हैं। देखिए ये हम्म। बात कभी भी जेपी नड्डा के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हम्म। जेपी नड्डा के लिए नहीं कहा था उन्होंने कि जेपी नड्डा हमारे बॉस हैं, या उसके जी। पहले अमित शाह के लिए नहीं कहा था कि अमित शाह हमारे बॉस हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग एक अथॉरिटी लेकर के आ रहे हैं। दोनों राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम कर चुके हैं, राज्यों के प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं, तो एक अथॉरिटी इनकी बनी है। नितिन नवीन को डायरेक्ट स्टेट की पॉलिटिक्स से ले जाया गया था, इसलिए ये कहना बिल्कुल। जरूरी था, और उनकी उम्र कम थी इसलिए कहना जरूरी था कि ये हमारे बॉस हैं। तो बॉस अगर आ रहे हैं, जो हमने मालिक कहा, मान लीजिए रीजनल पार्टी के तो में जी। तो जो पार्टी का नेता हो तो मालिक ही होता है। तो वही मतलब निशांत अगर मालिक है या बॉस है तो उनको अपना व्यवहार भी बॉस की तरह रखना होगा और बाकी लोगों को भी उनके साथ बॉस की तरह पेश आना होगा। ये समझना होगा निशांत कुमार को कि वो किस तरह से अपने को कंडक्ट करें। पॉलिटिक्स हम हमेशा कहते हैं बहुत ब्रूटल बिजनेस है, रूथलेस बिजनेस है, इसमें किसी से आप मुरव्वत की उम्मीद नहीं कर सकते कि बड़े हमारे पिताजी के बड़े जानने वाले हैं तो हमारे साथ बहुत मुरव्वत करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ कलाकाट प्रतिस्पर्धा है, हर व्यक्ति को अपनी राजनीति आगे लेके जानी है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति करनी है, उस पर नजर रखनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी आपको किस तरह से ट्रीट कर रही है, सरकार में आपकी क्या भूमिका है, कितनी दखल हो रही है आपके सरकार में। नीतीश कुमार ने हमेशा सरकार चलाई है अपनी मर्जी से, अपने डिक्टेट से सरकार चलाई है, जो वहां से कहा जाता था वही होता था, दूसरे किसी का कोई मतलब नहीं था, जबकि सुशील मोदी जैसा बड़ा नेता उप मुख्यमंत्री था। तो ये बीजेपी अभी ट्राई नहीं करेगी, लेकिन आने वाले समय में ट्राई किया जाएगा। क्षेपक की तरह कह दूं, सुशील मोदी को मैंने कई बार कहते सुना कि सुशील मोदी कहते थे, जनता से कहते थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहते थे, बीजेपी के नेताओं से कहते थे कि देखिए मैं डीएम को कह सकता हूं, एसपी को कह सकता हूं, सेक्रेटरी को बुला सकता हूं, लेकिन आपको नीतीश कुमार से नहीं मिलवा सकता हूं। नीतीश कुमार को जिससे मिलना होगा उसे उनसे ही वे मिलेंगे। तो ये अथॉरिटी नीतीश कुमार की रही है बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए। हमेशा इसी तरह से किया उन्होंने। और आपको हम अपना एक एक्सपीरियंस, जब आपने कथा बताई, हम लोग पटना के ये हमको लगता है 17, 18, 19 के बीच में कभी या 20 में बात होगी। भोला बाबू एमपी थे बेगूसराय, भोला सिंह, और ये 15 वाली सरकार थी वो, संभवतः हमको लग रहा है पीके शाही उस समय शिक्षा मंत्री थे और भोला सिंह एमपी थे। हम लोग पटना के वीआईपी लाउंज में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे, और भोला सिंह लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे कि हम श्री बाबू के साथ राजनीति की है। पता नहीं कितना उन्होंने उस समय कितनी राजनीति की उनके साथ, लेकिन कि हम उनके साथ राजनीति की, और आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हम 3 महीने से समय मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे, अपने को क्या समझते हैं। वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। पीके शाही वहां बैठे हुए थे। थोड़ी देर में ऐसी स्थिति आ गई कि पीके शाही उठ करके चले गए, उनकी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन वो उस हॉल में से उठ करके चले गए वीआईपी लाउंज में से। भोला बाबू इतने नाराज थे।
तो ये स्थिति थी कि भी बीजेपी का एमपी, पुराना बुजुर्ग एमपी भी मुख्यमंत्री से टाइम नहीं ले पाता था। मुख्यमंत्री वन वे कम्युनिकेशन था नीतीश कुमार के यहाँ से, जिसको बुलाया जाएगा उसको आना है, बाकी आप कितना भी नॉक करते रहिए दरवाजा नहीं खुलेगा आपके लिए। तो उस तरह से तो बीजेपी अभी नहीं काम करेगी। बीजेपी अभी अपने तरह से जो सद्भाव दिखा रही है उस सद्भाव में काम करेगी। और कहीं ना कहीं ज्ञानेश्वर जी यही कारण है सम्राट चौधरी को चुनने के पीछे, एक कारण ये भी है। नीतीश कुमार किसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनका कास्ट कॉम्बिनेशन जो कोयरी कुर्मी धानु का है किसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है, उनके पार्टी के वर्कर्स किसके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, ये सब सोच करके उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिया है। हम इसलिए इस कॉन्फिडेंस के साथ, हम लोग पहले 1 महीने से इस कॉन्फिडेंस के साथ ये नाम ले रहे हैं। बिल्कुल आपने कह दिया 90%, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये होने जा रहा है और प्योर पॉलिटिकल रीजन से ऐसा होने जा रहा है। बीजेपी का कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी की शक्ल देख के बनाती है। उनकी योग्यता, उनका सामाजिक समीकरण, उनका राजनीतिक अनुभव, अब तक का उनका कामकाज उनको वहां ले जा रहा है। और जेडीयू को, नीतीश कुमार को ये निश्चित रूप से अभी के समय में ये पसंद है। जेडीयू के तमाम नेता ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का नेता अगर बन गया, कोई भाई साहब वाद वाला नेता बन गया और दिल्ली के ही निर्देश पर काम करता रहा, तो किसी का फोन नहीं उठेगा, किसी की एंट्री नहीं होगी, किसी को कुछ नहीं हासिल होना है। तो ये ऐसे मिजाज का व्यक्ति जो बीजेपी को जानता है, जेडीयू को जानता है, बिहार की राजनीति को जानता है, सामाजिक समीकरण में फिट हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा। और ये नीतीश कुमार की भी मर्जी इसलिए है ताकि उनकी पार्टी भी स्मूथ तरीके से चलती रहे, उनके बेटे को 4 साल का समय मिल जाए पार्टी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो चलिए देखिए, लाख टके की बात यह है कि सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और दूसरी बात जो करोड़ टके की है कि यदि निशान कुछ न बने तो जेडीयू के लिए अच्छा नहीं होगा और फिर जेडीयू के भविष्य पर चर्चा करने की जरूरत होगी। तो आगे भी चर्चा करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।